हेलो, 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 हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर के, जो कि आपके जनरल किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनमें आपको ये मदद करेगा। अंक प्लस के चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हिंदी की ओर मूव करते हैं। आज हम हिंदी के क्वेश्चन नंबर सेट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको हिंदी कंप्रेहेंशन यानी कि गद्यांश यानी कि पैसेज से देखने को मिलेगा, और 25 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के देखने को मिलेंगे। गद्यांश को पढ़ लीजिए। प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जनता की आवश्यकताओं को कितनी संवेदनशीलता से समझता है। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन ही प्रशासन को विश्वसनीय बनाता है। ठीक है? प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह जनता की आवश्यकताओं को कितनी संवेदनशीलता से समझता है। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन ही प्रशासन को विश्वसनीय बनाता है। ठीक है? अब हम लोग इसी पैसेज के आधार पे देखेंगे गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। मुख्य विचार क्या है? क्या है? संवेदनशील और निष्पक्ष निष्पक्ष प्रशासन। क्या है? संवेदनशील और निष्पक्ष प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासन को विश्वसनीय कब कहा गया है? जब वो नियमों का निष्पक्ष क्रियान्वयन करे, मतलब जब वो बिना किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के जब वो नियमों का पालन करे, तब प्रशासन को विश्वसनीय माना जाता है। संवेदनशीलता से आशय है। संवेदनशीलता से क्या आशय है भैया? संवेदनशीलता से आशय है जनता की आवश्यकताओं को, एक सेकेंड, एक सेकेंड टाइम दीजिएगा थोड़ा। जनता की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है? संवेदनशीलता से क्या आशय है? जनता की समस्याओं को, आवश्यकताओं को समझना। भाषा शैली क्या है? भावनात्मक है, तर्कात्मक है, व्यंग्यात्मक है या काव्यात्मक है? देखिए, कविता तो है नहीं, काव्यात्मक तो होगा नहीं। ये किसी पे व्यंग तो नहीं कर रहा है, किसी पे व्यंग नहीं कर रहा है तो व्यंग्यात्मक भी नहीं होगा। ये तर्क जरूर दे रहा है कि देखो भैया, प्रशासन जो है वो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वो तर्क बता रहा है। भावनात्मक भी नहीं है। ठीक है? तो गद्यांश की भाषा शैली तर्कात्मक है, वो बता रहा है, तर्क दे रहा है कि देखो भैया, प्रशासन को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, जनता के बीच में उनका विश्वास बना हुआ रहता है। ठीक है? उपयुक्त शीर्षक होगा। अब शीर्षक प्रशासन, शासन प्रणाली, सफल प्रशासन, नियम व्यवस्था। आपको पढ़ने के बाद कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि प्रशासन जो है ऐसा होना चाहिए, प्रशासन को वैसा होना चाहिए। प्रशासन एक सफल प्रशासन हम लोग इस चीज को कहते हैं, निष्पक्ष चुनाव को कहते हैं। मतलब आपको पढ़ने के बाद फील हुआ होगा कि एक सफल प्रशासन की बात कर रही है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। देखिए, आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, तो इसी चैनल पे आपको और भी मेरे वीडियोज मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम होने वाला है सीबीएसई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा 2026 के अंदर में। तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जो जॉब हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी का जॉब है, सुपरिटेंडेंट का जॉब है, जूनियर असिस्टेंट का जॉब है। आप इस कंप्यूटर साइंस को एक बार विजिट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग सेट नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। नैतिकता किसी भी सार्वजनिक पद की आत्मा होती है। नैतिकता, मोरालिटी, किसी भी सार्वजनिक पद की आत्मा होती है। जब अधिकारी निजी हित से ऊपर उठकर
निर्णय लेते हैं, तभी शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास बना हुआ रहता है। क्वेश्चन देखते हैं, नैतिकता को किस रूप में बताया गया है भैया? नैतिकता को बताया गया है विकल्प, बाध्यता, आत्मा, नियम। किस रूप में बताया गया है? नैतिकता आत्मा के रूप में बताया गया है। नैतिकता किसी भी सार्वजनिक पद की क्या होती है? आत्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव करेंगे। जनता का विश्वास कब बना रहता है? जब दंड कड़ा हो? नहीं, पैसेज में ऐसा नहीं था। जब निर्णय निजी हित में हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जब निर्णय सार्वजनिक हित में हो? यहाँ अभी अभी आपने पैसेज में देखा है, नैतिकता किसी भी सार्वजनिक पद की आत्मा होती है जब अधिकारी निजी हित से ऊपर उठकर निर्णय लेते हैं, तभी जनता का विश्वास बना रहता है। तो जनता का विश्वास कब बना रहता है? जब निर्णय निजी हित से ऊपर उठकर यानी सार्वजनिक हित में हो। ठीक है। निजी हित से ऊपर उठकर का क्या अर्थ है? स्वार्थी होना? अरे नहीं भैया, स्वार्थी का मतलब निजी हित का होना। निष्पक्ष होना? बिल्कुल निष्पक्ष होना, किसी एक पक्ष के प्रति अपनी विचारधाराओं को व्यक्त ना करना निजी हित से ऊपर माना जाता है। निष्पक्ष होना। ठीक है। गद्यांश का स्वर है। अब बताइए गद्यांश क्या बता रहा है आपको? आलोचना कर रहा है किसी चीज का? नहीं, आलोचना तो नहीं कर रहा है। उपदेश दे रहा है? नहीं, कथा नहीं कह रहा है, उपदेश नहीं दे रहा है आपको, ये समझा रहा है, आपको ये प्रेरणा दे रहा है कि देखो भैया, एक अधिकारी को ऐसा होना चाहिए, आपको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो ये कैसा है? ये प्रेरणात्मक है। ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम लोग करेंगे। गद्यांश किस विषय से संबंधित है? राजनीति? नहीं, प्रशासनिक नैतिकता से। गद्यांश का सबसे पहला ही शब्द था जी नैतिकता। तो गद्यांश किससे संबंधित है? नैतिकता से संबंधित है, प्रशासनिक नैतिकता से। नंबर 3, सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होता है। किसका अधिकार? सूचना का अधिकार। किसको सशक्त बना रहा है? नागरिकों को सशक्त बनाता है। इससे क्या आता है? प्रशासन में पारदर्शिता आती है और किस पे नियंत्रण हो सकता है? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। 4 क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। अब देखिए नीचे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सूचना का अधिकार किसे सशक्त बनाता है? अभी अभी हमने बताया, सूचना का अधिकार किसे सशक्त बनाता है? सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है। दिखा पैसेज में? किसको? नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी। पारदर्शिता का सीधा परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार में वृद्धि? नहीं, भ्रष्टाचार में नियंत्रण। पारदर्शिता का सीधा परिणाम है ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है वो भ्रष्टाचार में नियंत्रण, भ्रष्टाचार में काबू। पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी। यदि कोई भी नियम ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी चीज, कोई भी काम यदि ट्रांसपेरेंट होगा, तो भ्रष्टाचार में नियंत्रण ऑटोमेटिक बनना ही बनना है। पारदर्शिता का क्या अर्थ है? पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब गोपनीयता नहीं होता है। गोपनीयता मतलब तो छुपाना होता है। कठोरता भी नहीं होता है, वो तो रिजिडिटी हो गया। नियंत्रण भी नहीं होता है, वो कंट्रोल हो गया। पारदर्शिता का मतलब है स्पष्ट रूप से आपको कोई चीज दिखाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, समझाया जा रहा हो। मतलब हर किसी के सामने जो स्पष्ट रूप से अंकित हो, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। गद्यांश का उद्देश्य है आलोचना, सूचना देना, समर्थन करना, तुलना करना। समर्थन किया जा रहा है, ये आलोचना नहीं कर रहा है, ये किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं दे रहा है। ये कोई सूचना हम लोगों को नहीं दे रहा है कि आज बिजली विभाग ने ये सूचना दिया है कि आज मौसम विभाग ने ये सूचना दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये समर्थन कर रहा है। किसको? नैतिकता को। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन बनाते बनाते में जो हमारे
टाइपराइटर महोदय हैं, उनका दिमाग थोड़ा-सा कॉमेडी की ओर मूव हो जाता है और कॉमेडियन तरीके से उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। उनको कोई क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा था, तो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए यह गद्यांश किस परीक्षा के लिए उपयुक्त है? अभी तुरंत-तुरंत में सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम होना है और उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डेवलप किया है, उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट। अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 31 जनवरी 2026 को सीबीएसई डीआरक्यू 2026 सॉरी 2025 सीबीएसई डीआरक्यू 2025 का एग्जाम 31 जनवरी 2026 को होना है और 1 फरवरी 2026 को होना है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चन को बनाया था, उसी के रिगार्डिंग हमने इस क्वेश्चन को बनाने का आपके सामने लाने का जिम्मा उठाया था। तो मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय जो हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा आपके माइंड को खुश करने के लिए, यह गद्यांश किस परीक्षा के लिए उपयुक्त है? सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए। वाह, 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 वाह! वाह, वाह! सुशासन का अनिवार्य कॉम्प्रिहेंशन में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस अब आगे आपको देखने को मिलेंगे। सुशासन का अनिवार्य तत्व क्या है? सुशासन के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है, सबसे नेसेसरी एलिमेंट क्या है? आप अभी 3 पैसेज पढ़े हैं ऊपर, उन तीनों पैसेज को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, सुशासन के लिए सबसे नेसेसरी एलिमेंट या सबसे ज़रूरी एलिमेंट जो है वो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। नैतिकता के अभाव में प्रशासन कैसा होता है? तो नैतिकता यदि होगी तो प्रशासन विश्वसनीय होगा। आपने पढ़ा है, तो नैतिकता के अभाव में कैसा होगा? अविश्वसनीय होगा, जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा वैसा होगा। लेखक किस प्रकार के प्रशासन का समर्थन करता है? लेखक जो बता रहे हैं वो किस प्रकार के प्रशासन का समर्थन करते हैं? वो हमेशा तानाशाही प्रशासन का समर्थन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कठोर? नहीं सर, कठोर तो हो ही नहीं सकता है, तानाशाही तो बिल्कुल नहीं होगा। केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, बट हमारा पैसेज नहीं बताता है। हमारा पैसेज क्या बताता है? हमारा पैसेज संवेदनशील बताता है। ठीक है? इन गद्यांशों का समग्र विषय है। अभी आपने जो 3 गद्यांश पढ़ा, उन तीनों को यदि एक ही पैसेज में फॉर्मेट कर दिया जाए, तो आप उनको एक छोटा-सा टॉपिक क्या लिखना चाहेंगे? इन तीनों गद्यांश एक ही टॉपिक से रिलेटेड है और उसका नाम है शासन और प्रशासन। क्या है? शासन और प्रशासन। वो समाज सुधार की बात नहीं कर रहा है, शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, राजनीति की बात नहीं कर रहा है। वो इन तीनों की बात कर रहा है, बट अलग-अलग, अलग-अलग बात कर रहा है, इंडिविजुअल बात कर रहा है। यदि तीनों को कंबाइंड फॉर्म में दे दिया जाए, तो कंबाइंड में ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करना ही हमारे लिए सबसे परफेक्ट जवाब होगा, परफेक्ट चुनाव होगा। विश्वसनीय का विलोम है। अब देखिए, विलोम शब्द भी पूछ दिए हैं। विश्वसनीय का विलोम शब्द अविश्वसनीय। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। विश्वसनीय का विलोम शब्द अविश्वसनीय। जैसे राजा का विलोम शब्द रानी। नहीं, ऐसा नहीं है। राजा का रानी नहीं होता है, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। विश्वसनीय का अविश्वसनीय। ठीक है? निष्पक्ष का अर्थ क्या है? निष्पक्ष का मतलब बताइए? पक्षपाती? नहीं। निष्पक्ष का मतलब जो किसी एक पक्ष के साथ ना हो। निष्पक्ष का मतलब जो दोनों पक्ष के साथ हो, दोनों पक्ष के बारे में सोचे, किसी एक का की तरफ उनका झुकाव ना हो। पक्षपाती का मतलब होता है किसी एक की तरफ झुकाव होना। कठोर का मतलब तो कठोर हो गया, वो तो बात ही अलग हो गया। और नियंत्रित का मतलब ठीक है? उसके बाद सशक्त शब्द का पर्यायवाची है। सशक्त शब्द का पर्यायवाची क्या है सर? सक्षम। सशक्त अपने आप में सक्षम जो हो, उसे हम सशक्त कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्रियान्वयन का अर्थ है, क्रियान्वयन का अर्थ है कार्य रूप देना। क्रिया, क्रिया मतलब काम। वयन, वयन मतलब काम को करना। क्रियान्वयन मतलब कार्य को
रूप देना, कार्य रूप देना क्रियान्वयन कहलाता है। संवेदनशीलता किससे जुड़ी है? संवेदनशीलता कठोर नियम से जुड़ी है? नहीं, भावनाओं की समझ से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? भावनाओं की समझ से जुड़ी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, गद्यांश प्रश्नों का स्तर है। अब देखिए यहाँ पे भी आपसे वही सवाल जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं 31 जनवरी को। गद्यांश प्रश्नों का स्तर है, ग्रेजुएशन लेवल पे है या यूपीएससी लेवल पे है या सीबीएसई लेवल पे है, एसएससी लेवल पे, बैंकिंग लेवल पे है, 10वीं 12वीं और प्राथमिक लेवल पे नहीं है। ठीक है, 10वीं 12वीं प्राथमिक लेवल छोड़ करके यहाँ ग्रेजुएशन, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस किसी में भी हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड आपका ये गद्यांश का प्रश्नों का स्तर है। जैसा मैंने आपको यहाँ अभी हिंदी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही मैंने एक बार यूट्यूब में बिहार जनरल साइंस के लिए भी 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू करवाया है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के करंट अफेयर और बिहार के कुछ स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बिहार स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, बिहार एसएससी की बात करेंगे, बिहार दरोगा की बात करेंगे, बिहार में जो टीआरई होते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, उनकी बात करेंगे, या बिहार पुलिस की के एग्जाम की बात करेंगे, बीपीएससी एईडीओ जो अभी अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल 2026 में, 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, सॉरी 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इनका एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ का। आप यदि चाहें तो एक बार बिहार जीएस को भी देख सकते हैं। आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट बी की ओर हम लोग मूव करते हैं। पार्ट बी में हिंदी व्याकरण की बात होती है। हिंदी व्याकरण में देव प्लस आलय, देवालय, देवालय में कौन सी संधि है? तो देव प्लस आलय, यहाँ जहाँ कहीं भी अ के बाद आ गया, मतलब कि दीर्घई वाला शब्द आ गया, हर्षऊ, हर्षई नहीं आ रहा है, जहाँ आ, दुर्गऊ, दीर्घ ई ऐसा शब्द आ रहा है, ऐसा वर्ण आ रहा है, तो आप वैसे को दीर्घ संधि में रखेंगे। देव प्लस आलय, देव आलय, तो इसको आप दीर्घ संधि में रख सकते हैं और ये दीर्घ संधि के ही एग्जाम्पल कहलाएंगे। कहा जाता है राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है सर? तत्पुरुष। यदि आपको शुद्ध व्याकरण के बारे में जानना है तो आप हमारे अंक प्लस के ऐप पे या अंक प्लस के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा पूरा कंप्लीट व्याकरण का। आज अभी अपलोड नहीं किया गया है, मैं आज शाम तक इसे अपलोड करवा दूंगा। नीलकंठ, नीलकंठ क्या है भैया? नीला है कंठ जिनका, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो नीला है कंठ किनका? भगवान शिव का। नीला है कंठ किनका? भगवान शिव का। तो नीलकंठ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ राजपुत्र जो बोला जा रहा था, वो राजा का जो पुत्र है वही है, वही है, मतलब उस पार्टिकुलर व्यक्ति की ही बात हो रही है जो राजा का पुत्र है। और यहाँ पे उन्हीं को राजपुत्र बोला जा रहा है, और यहाँ नीलकंठ जो है वो किसी तीसरे को बोला जा रहा है। नीला है कंठ जिनका, उनका नाम भगवान शिव है, उनका नाम महादेव है। तो नीला है कंठ जिनका ये बहुव्रीहि समास में आता है। ठीक है। आप राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कारक क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कारक क्या है? क्या कारक है भैया? देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, अब ऑप्शन दिखेगा। अब देखिए, आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो राम ने, राम क्या है? कर्ता, कर्ता ने, कर्ता क्या कर रहे हैं? राम, राम क्या है? करता है। ठीक है। पानी से हाथ धोए, इनमें से जो है, से, पानी से,
ये से कौन सा कारक है? अब अभी अभी हम आपको बता रहे थे, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो किससे? पानी से, बोले तो करण कारक हो गया यहाँ पे। ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप 21 रुपए में इनका पीडीएफ मेरे वेबसाइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये अंक प्लस आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ऐप और वेबसाइट दोनों माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब यहाँ टेंस बताना है। इंग्लिश में आपने टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब यहाँ बताना है वह पढ़ रहा है, मतलब आज से, अभी से पहले भी पढ़ ही रहा था और अभी भी तत्काल वो पढ़ ही रहा है, मतलब अभी तक उसका पढ़ना पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण ही है और वर्तमान समय में चलता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बोले तो अपूर्ण वर्तमान काल। पत्र राम द्वारा द्वारा लिखा गया। अब बताइए, पत्र राम द्वारा लिखा गया, आपने वॉइस पढ़ा है इंग्लिश में? जो वॉइस पढ़ा है, वॉइस को आपने दो पार्ट में पढ़ा होगा, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ यदि हमको लिखना होता तो राम ने पत्र लिखा, ये एक्टिव वॉइस कहलाता। और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। पत्र राम द्वारा लिखा गया है, लेटर इज रिटेन बाय राम, ठीक है। तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोले तो कर्म वाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो। कर्म कौन है? पत्र है। और कर्ता क्या था? राम था। कारक अभी हमने आपको बताया ना, कर्ता ने कर्म को, उसी तरह से यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस में कर्ता, कर्ता मतलब एक्टिव वॉइस, कर्ता कौन है? राम है। राम एक्टिव नहीं है, यहाँ पे पत्र को ज्यादा प्रायोरिटी मिला है, पत्र राम द्वारा लिखा गया है। और एक्टिव वॉइस होता तो राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे प्रधानता इनको दी गई है, प्रायोरिटी इनको दी गई है, तो उनके हिसाब से हमको यहाँ पे कर्मवाच्य की ओर मूव करना चाहिए। असत्य में उपसर्ग है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, यानी कि जो किसी शब्द के, जो मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले जो लगता हो उसको उपसर्ग बोलेंगे, यानी कि प्रीफिक्स बोलेंगे। और किसी मूल शब्द के बाद जो लगता हो उसे प्रत्यय बोलेंगे, यानी कि सफिक्स बोलेंगे। अब असत्य में उपसर्ग क्या है? तो सत, आधा त और य, सत्य, ये क्या है? एक मूल शब्द है, इसके पहले लगा हुआ है असत्य। बात समझ में आया? तो असत्य में उपसर्ग क्या आया? जो पहले लगा हुआ है, कौन? अ। पहले कौन लगा है? अ। बात समझ में आ गया? पाठक में प्रत्यय है। अब देखिए, पाठक में प्रत्यय है। अब वही जो मैंने अभी आपको बताया था, जो पहले लगा वो उपसर्ग, जो बाद में लगा वो प्रत्यय। अब पहले और बाद में कौन डिसाइड करेगा? जो मूल शब्द है। अब देखिए, पाठक का संधि विच्छेद यदि आप करेंगे तो पाठ प्लस क, पाठ एक मूल शब्द है। पाठ अपने आप में एक मूल शब्द है, जिसका अपना कोई महत्व है, जिसका अपना कोई मीनिंग है, पाठ। और उसके बाद लगा क्या? क, तब जा करके हम लोग बोले पाठक। तो पाठक में प्रत्यय क्या है भैया? क। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मेरे पास पेन टैब नहीं होने की वजह से मैं आपको लिख करके नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरे वॉइस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, शुद्ध शब्द है। अब इसमें शुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए की ओर यदि हम लोग जाते हैं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ऐसा कहीं आप पढ़े नहीं होंगे, ये एक शुद्ध शब्द नहीं है। सेकंड में आप देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, HEALTH, हेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। और ये एक शुद्ध शब्द लग रहा है, लग क्या रहा है? मतलब ये शुद्ध शब्द है।
उसके बाद देखिए, पूरा स के साथ में तो कभी स्वास्थ्य नहीं होगा और स्वस्थ्य भी नहीं होता है। ना ये होगा ना ये होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की ओर हमें मूव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध शब्द है और बाकी सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। अनुशासन का विलोम शब्द। अब देखिए, डिसिप्लिन को यदि बोला जाए कि डिसिप्लिन का एंटोनिम क्या है, तो इनडिसिप्लिन, बस वही है। अनुशासन हिंदी में, अनुशासन का विलोम शब्द क्या है? अराजकता। 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 अनुशासन का विलोम शब्द है अराजकता। जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय बोलेंगे, ठीक है। और जो पढ़ता हो उसको पाठक बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो लिखने योग्य हो उसको लेखनीय बोलेंगे, जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय बोलेंगे, जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय बोलेंगे, जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय, जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय, जो लिखने योग्य हो उसे लेखनीय, ठीक है। तो यहाँ हमारा चुनाव ऑप्शन नंबर बी होगा। दिन रात में समास है। अभी हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इनमें से अब ये दिन और रात, देखिए जहां कहीं भी ये आपको छोटा सा जो दिख रहा है ना, दिन रात के बीच में हाइफन डैश, वो हाइफन जहां कहीं भी दो शब्द के बीच में, दो ऐसे शब्द जिनका अलग अलग अपने आप में कोई मतलब बनता हो, जैसे यदि इन दोनों शब्द को तोड़ दिया जाए और दिन को अलग कर दिया जाए, रात को अलग कर दिया जाए, तो दिन का भी अपने आप में एक महत्व है। दीन, दिन का मतलब दीन। रात, रात का भी अपने आप में मतलब, दोनों अपने आप में एक मूल शब्द हो, और दो मूल शब्द को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए किसी हाइफन से, तो उसे हम लोग कहेंगे द्वंद्व शब्द, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। बात समझ में आया? मुझे पुस्तक दो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, मुझे पुस्तक दो। इसमें मुझे क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और करण से जो आता है उसमें क्या आता है? वो कोई चीज मांग रहा है, मुझे पुस्तक दो। इसमें मुझे क्या है? संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में पर ऐसा करके आता है, तो मुझे पुस्तक दो, इसका क्या मतलब है? मुझे पुस्तक दो, मुझे का मतलब है मुझको दो, मुझ पर दो, ऐसा ही कुछ शब्द होता है ना। तो संप्रदान कारक यहाँ पे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, मतलब कि ये शब्द जो है वो संप्रदान कारक की ओर इशारा कर रहा है। एक्चुअली पेंटेब ना होने की वजह से मैं आपको उतने अच्छे तरीके से लिख करके नहीं बता पा रहा हूँ। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वह आता होगा, इसमें कौन सा काल है? वह आता होगा, वह आता ही होगा। मतलब एक तो हम लोग संदिग्ध में पहुंच गए हैं, और उस पर भी भविष्य काल में आता होगा। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। संदिग्ध में है कि वो आता होगा, और उसमें भी क्या? आता होगा मतलब अभी तक आया नहीं है, अभी तक वो पहुंचा नहीं है। मतलब भविष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम सोच के बता रहे हैं, संदिग्ध में है कि सही में वो आता ही होगा क्या। तो वह आता होगा संदिग्ध भविष्य है। देखिए, जैसे अभी आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही आज शाम तक में मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे। अभी तक यूट्यूब में इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो रेडी हो चुका है। आज शाम तक में मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और समझ में आए तो वही बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निडर में उपसर्ग है। अभी उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको बताया था ना,
नी ड र, नीडर। नीडर में देखिए, डर एक मूल शब्द है और उसके पहले लगा है क्या, नी। तो नी एक उपसर्ग हुआ। ऐसे भी आप देखिए, यहाँ पे आप अ, खुद इसको छांट सकते हैं। वी कहीं दिख रहा है क्या नीडर में, वी ऑप्शन में दिया है वी, नीडर में कहीं वी नहीं है, छट गया। डू, कहीं शब्द में डू है, डू है क्या, नीडर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहा। अ और नी में आप कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन जब यहाँ उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग का क्या मतलब है, जो पहले लगा हुआ है, तो पहले क्या लगा है, नी, बस। यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होता है, इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे। यथाशक्ति, जितनी मेरी शक्ति है, ये अव्यय बता रहा है, अपना भाव बता रहा है कि भैया कितना मेरा शक्ति है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। ये एग्जाम्पल आपको मेरे द्वारा बनाए गए हिंदी ग्रामर के नोट्स में मिल जाएगा, और ये नोट्स आपको आज शाम के बाद, यानी कि आज के बाद, कल से आपको वेबसाइट में और ऐप में देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में। घर में बच्चे हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो घर में बच्चे हैं, इसमें आप अधिकरण कारक लगा सकते हैं। जो किससे जुड़ा हुआ हो वो में अधिकरण में आता है। इसको भी आप वहां पे देख सकते हैं हिंदी व्याकरण के नोट्स में। ठीक है। कठोर हृदय वाला, जिसका हृदय कठोर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दयालु। अरे भैया, दयालु तो उसको बोलते हैं जिसका हृदय बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट होता है। कठोर हृदय वाला तो निर्दयी होगा, सरल सौम्य दयालु नहीं होगा। कठोर हृदय वाला निर्दयी होगा। कैसा निर्दयी, कठोर हृदय वाला निर्दयी होगा। जिसको आपके ऊपर कोई दया नहीं आता है, वो है कठोर हृदय वाला। सदा रहने वाला, सदा रहने वाला परमानेंट, सदा रहने वाला परमानेंट। क्षणिक का मतलब होता है कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। अस्थिर का मतलब होता है टेम्पररी। और अल्प का मतलब भी हुआ वही जो क्षणिक हुआ। ठीक है। तो सदा रहने वाला, स्थायी। देखिए, वर्ड अलग है तो मीनिंग तो अलग होगा जरूर, लेकिन हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही जानना है कि क्षणिक, अल्प, अस्थिर लगभग लगभग सिमिलर शब्द हैं। स्थायी जो है ऑप्शन नंबर सी, वो एक परमानेंट है, बाकी तीनों टेम्पररी को की तरफ इंडिकेट कर रहा है। महान का पर्यायवाची शब्द श्रेष्ठ। लोग कहते हैं भगवान राम पुरुषों में महान थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जो श्रेष्ठ होगा वही महान होगा, जो महान होगा उन्हें ही हम श्रेष्ठ बोलेंगे। ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या है, वह विद्यालय गया, हम पढ़ रहे हैं, उसने भोजन किया, वह फल खाया। अशुद्ध वाक्य क्या है, वह विद्यालय गया, सही है। हम पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। उसने भोजन किया, ये भी सही है। वह फल खाया, ये भी तो सही ही लग रहा है। 47 को अभी आप रहने दीजिए, इसका एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि 47 का क्या आंसर है, होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये सही ही होना चाहिए, वह फल खाया, इसमें कोई मिस्टेक तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में इंग्लिश वाला वीडियो, मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि आज शाम तक में इंग्लिश वाला वीडियो आएगा। इंग्लिश वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस 47 का क्या आंसर होना है। जलपान का अर्थ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे मेंशन कर दूंगा कि 47 का क्या आंसर है। जलपान का अर्थ है भोजन, नाश्ता, पानी, फल। 48 का
ऑप्शन नंबर बी, जलपान मतलब नाश्ता। ये हमारे झारखंड बिहार में जलपान शब्द बोला जाता है। आप बताइए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां पे नाश्ता को और क्या क्या नामों से जाना जाता है? जलपान, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके स्टेट में जलपान यानी कि नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वो क्या होता है? वो अजय होता है। विजय तो जो जीत गया उसे विजयी कहते हैं। जो जिसको जिसके पास बल ना हो उसे निर्बल कहते हैं। जो मर ना जाता हो उसे अमर कहते हैं। सॉरी, जो मर ना सकता हो उसे अमर कहते हैं। अजय जिसे जीता ना जा सके। यदि आप किसी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड एमसीक्यू की तलाश कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत होगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के स्कूल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और इसमें मैंने 50 एमसीक्यू बताया है जो कि आने वाले निकट भविष्य में जो भी एग्जाम है, जैसे सीबीएसई के एग्जाम तो अभी 31 जनवरी और 1 फरवरी को होना ही है। उसके बाद बीपीएससी टीआरई के जो एग्जाम है, और दिल्ली में कोई डीएसएसबी करके कोई एग्जाम होता है जो एजुकेशन रिलेटेड है, जो टीचर बनाने के लिए आपको एग्जाम ले रहा हो, वैसे एग्जाम के लिए यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा स्कूल एजुकेशन वाले वीडियो में। ठीक है, इस सेट का स्तर है, फिर से वही सवाल, इस सेट का स्तर है ग्रेजुएशन लेवल पे या ग्रुप ए या ग्रुप बी या ग्रुप सी, आसान मध्यम विद्यालय लेवल पे कुछ भी होना चाहिए आंसर, लेकिन ग्रेजुएशन या ग्रुप ए लेवल का सवाल है ये। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ ये जो बेल बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बेल बटन को अवश्य दबाएं। इस बेल बटन को दबाने से क्या होगा, हमारे यूट्यूब वीडियोज जैसे ही यहाँ पे पब्लिश होते हैं, आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई आप करते रहें। आने वाले निकट भविष्य में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होगी। धन्यवाद।